जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एमपीएसआई, हमारा जो बैच है एमपीएसआई प्री 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा विषय है ज्योग्राफी। जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। गुड इवनिंग काली जी, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, कमेंट करके क्लास ज्वाइन करिए और क्लास शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले पाए। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दें। और क्लास लाइव हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है आपकी लाइव क्लास, तो जल्दी से अटेंड करें क्लास को और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें, पिछले क्लास में प्रतिदिन हमारी ये जो क्लास चल रही है एमपीएसआई प्री 2025 की क्लास, इसमें हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी तो उसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफिंग डिटेल देख लेते हैं। वॉइस आ पा रही है सभी को? क्लियर है सब चीजें? चलिए, तो अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो हमने अभी भारत के सामान्य परिचय के बाद भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बात की, भारत के फिजिकल डिवीजन के बारे में बात की है। फिजिकल डिवीजन में हमने जो है हमारा माउंटेनियन एरिया है, उत्तर का नॉर्थ माउंटेन एरिया है, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें फिर हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी, फिर उसके बाद हमने महान हिमालय की बात की थी, और महान हिमालय के बाद मुख्य हिमालय के बाद हमने ईस्टर्न माउंटेन जो होती हैं, पूर्वी घाटियां, जो पूर्वी पहाड़ियां हैं हमारी, उसकी बात की थी। क्लियर है? फिर इसके बाद हम आ गए थे प्लेन में। प्लेन में जो हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान है, या भारत के उत्तर का विशाल मैदान है, उसकी बात किए थे। क्लियर है? तो यहां पर हमने प्लेन में देखा था कि किस तरीके से प्लेन का निर्माण हुआ है भारत में, उत्तर के विशाल मैदान का किस तरीके से निर्माण हुआ, और उसके बाद उसके कितने पार्टों में भौगोलिक संरचना, अगर ज्योग्राफिकल रूप से अगर हम देखें, ज्योग्राफी के हिसाब से उसको देखें, तो कितने पार्ट में बांटा गया है, इसकी हमने बात की थी। तो यहां तक हमारी क्लास हो चुकी है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के मैदान की बात किया था हमने। हाँ, राजस्थान के मैदान के बाद हमें देखना है कि राजस्थान के मैदान में जो स्थलाकृतियां होती हैं वो किस तरीके से निर्मित होती हैं। तो उसमें एक बहुत फेमस होता है बरखान। बरखान आपसे पूछा जाता है बहुत बार, कई बार एग्जामों में पूछा गया है बरखान। आप जानते होंगे बरखान के बारे में। ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है इस तरीके से। ये बलुआ क्षेत्र, चूंकि राजस्थान का मरुस्थल क्या है, पूरा बलुआ क्षेत्र है, सैंड है, वहां पर क्या है, सैंड है, पूरा सैंड क्षेत्र है, बालू वाला क्षेत्र है। इस वाले सैंडी एरिया में होता क्या है कि जब विंड चलती है, हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं क्या करती हैं, बालू को, जो सैंड होता है उसको जो है धकेलती हैं, या वो उड़ता है कई तरीकों से जो है। चूंकि हवाएं हवाएं जब चलती हैं, उसमें विंड चलती है, तो सैंड से उसका घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण वो जो सैंड है मरुस्थलीय क्षेत्र में, वो कई आकृतियों में निर्मित होता है, कई आकृतियां के रूप धारण करता है, या कई आकृतियों के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो ये आकृति एक दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से, तो यहाँ से ये विंड चल रही है, यहाँ से इस तरीके से, इस साइड से इसमें विंड चल रही है, और हो क्या रहा है इसमें कि ये जो टीला है, ये यहाँ से, या पूरा ये सैंडी क्षेत्र है, यहाँ पूरा बालू है, और ये जो है हवा जब इसमें गई तो ये बालू को, सैंड को इधर खिसका दी और नीचे अपना स्पेस बना ली, और ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये स्थलाकृति बन गई। ये कुछ इस तरीके से आपको स्थलाकृति मिलेगी, और ये इधर आपको खाली झुका हुआ दिखेगा, और यहाँ पे ये डोम जैसे, स्तूप जैसे बना हुआ दिखेगा। इस स्थलाकृति को बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। तो बरखान भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है। इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें से ये बरखान पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में निर्मित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ स्थलाकृति ऐसी होती हैं कि जो स्लोप के रूप में हो जाती हैं। ऐसे ये विंड, जैसे इधर से ये विंड आई,
और इसने जो है यहाँ पूरा काट दिया, यहाँ की सैंड हट गई और वो सब साइड साइड हो गई, यहाँ की पूरी सैंड इधर उधर साइड साइड हो गई, बीच में ये विंड ने अपना स्पेस बनाते हुए ये पास हो गई आगे। तो ये जो है ये इसको जो है ये अनुदैर्ध्य और रेखीय स्थलाकृतियां यहाँ पर बन जाती हैं। एक तरफ आपको दिखेगा कि नाली नुमा कुछ आकृति दिखेगी और दोनों साइड बालू रहेगा और बीच से विंड ने क्या किया है, यहाँ पर अपना स्पेस बना लिया है। तो कुछ ऐसी भी स्थलाकृतियां वहां पर निर्मित होती हैं। तो ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां भी निर्मित होती हैं। जैसे आप देखेंगे आप ये वाली स्थलाकृति अगर एक देखेंगे तो ये पंखानुमा स्थलाकृति है, ऐसे ये बनी हुई है, यहाँ पर ये स्थलाकृति बनी हुई है, ये पंखानुमा स्थलाकृति। ये क्यों बनी? क्योंकि वहां पर जो विंड है वो विंड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है, चक्री नुमा डायरेक्शन है, वो घूमते घूमते तो वो उस तरीके से जैसे जैसे उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वो बालू भी शिफ्ट होगा, वो सैंड भी शिफ्ट होता जाता है। और कुछ इस तरीके से भी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती है। सीप आकार की भी स्थलाकृतियां देखने को मिलती है आपको वहां पर। ये कुछ इस तरीके से विंड से ये कटाव हो जाते हैं और छोटे छोटे वहां पर क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो ये स्थलाकृतियां भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके राजस्थान के मैदान की, मरुस्थल की, डेजर्ट की, थार के डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर प्लाया भी पाया जाता है। प्लाया, प्लाया क्या होता है भाई? प्लाया बताएंगे आप लोग कमेंट करके, प्लाया क्या होता है? समझ में आ रहा है आपको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। रनिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं एमपीएसआई का। शायद रनिंग, जिनका रनिंग है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं एक बार, लेकिन फिर भी आप जो है शिवांग संजीवनी जी, आप एक बार देख लेना कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है एमपी पुलिस के लिए उसमें क्या योग्यता निर्धारित की गई है ना? रनिंग है कि उसमें जो है कंप्लीट मांगा है, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। संभवतः कंप्लीट मांगा है इस बार, है ना? तो उसको आप एक बार वापस से चेक कर लेना। हम बात कर रहे थे प्लाया की। प्लाया क्या होता है? ये जो डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो झीलें पाई जाती हैं, जैसे मान लेते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर जो झील पाई जाएगी उसे बोलेंगे प्लाया। उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे प्लाया। और यहाँ पर सामान्यतः क्या होगा? सामान्यतः यहाँ पर कौन से किस प्रकार का वाटर पाया जाएगा? प्योर की खारा। तो यहाँ पर खारा वाटर पाया जाएगा, खारा वाटर पाया जाएगा, यहाँ पर पानी पाया जाएगा। और ये प्लाया जो है सामान्यतः वर्षा के जल संचयन होता है। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आपकी लूनी नदी भी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र या राजस्थान के मैदान में गुजरती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसी क्षेत्र के विकास के लिए इंदिरा सागर नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा सागर नहर यहाँ पर इस क्षेत्र में चलाई जा रही है। इसके माध्यम से जो है पूरे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र पे जो है पानी पहुंचाया जा रहा है। क्लियर है? तो ये भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसके विकास के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। तो इंदिरा सागर नहर या इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से वहां उस क्षेत्र में पूरे पानी पहुंचाया जा रहा है। और जो है इस क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर पेड़ पौधे लगा करके ये प्रयास किया जा रहा है समुचित रूप से कि इस क्षेत्र का भी विकास किया जा सके, है ना? चल नेक्स्ट बात अगर हम करें तो सतलज के मैदान के बारे में। ये जो सतलज का मैदान है, सतलज का मैदान आपके सतलज नदी के आसपास है, रावी और सतलज के पास है ये पूरा मैदान। इस मैदान में मुख्यतः कौन कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी नदियों से निर्मित मैदान है ये? रावी नदी से निर्मित मैदान है, ब्यास नदी से निर्मित मैदान है और ये जो है सतलज नदी से निर्मित मैदान है।
इसकी अगर हम बात करें तो ये उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ऊपरी भाग है ना। इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी आप कह सकते हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार है, बताइए जल्दी से, विस्तार कहाँ होगा। सतलज नदी कहाँ बहती है, सतलज नदी, रावी, व्यास, ये सभी नदियां किस राज्य में बहती हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं। खारा, ठीक है। हाँ, चलिए, कहाँ पर, पंजाब हरियाणा, है ना। मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ पर है, सतलज के मैदान का, पंजाब और हरियाणा में है। यहां पर एक सवाल आपसे पूछा जाता है, जल्दी बताएं। मालवा प्लेन, मालवा प्लेन कहां पर है, कमेंट करके बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। मालवा प्लेन कहां पर है, भारत के किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। मालवा प्लेन कहां पर स्थित है, मालवा का मैदान कहां पर स्थित है, और मालवा प्लेटू कहां पर स्थित है, मालवा प्लेटू कहां पर स्थित है, जल्दी बताएं, ये दोनों कमेंट करके बताएं। मालवा प्लेटू की अगर हम बात करें तो मालवा प्लेटू कहां पर है, एमपी के वेस्टर्न साइड में है, पश्चिमी क्षेत्र में है। और मालवा प्लेन की बात करें, मालवा के मैदान की बात करें, वो कहां पर है, पंजाब पर है। जिसका नामकरण कौन सी जनजाति पर पड़ा था, मालव जनजाति के नाम पर पड़ा था, मालव जनजाति के नाम पर मालवा प्लेन का नाम पड़ा था। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हम देख रहे थे सतलज के मैदान की, सतलज के मैदान की, पंजाब हरियाणा के मैदान की। तो पंजाब हरियाणा का मैदान मुख्य रूप से रावी, ब्यास और सतलज नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों से बना हुआ है। ये जो है, इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें, इसके विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मुख्य रूप से जलोढ़। कौन सी मिट्टी, बताइए, जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल क्यों पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल इसलिए पाई जाएगी क्योंकि ये मैदान जो बना है, ये मैदान नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निर्माण से बना है। ठीक है, जलोढ़, वेरी गुड, जलोढ़ पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जलोढ़ में भी सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ भी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर, खादर और बांगर। आगे मैं बताऊंगा आपको खादर और बांगर। तो ये जो क्षेत्र है, सतलज मैदान वाला क्षेत्र, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर खादर ज्यादा पाई जाएगी कि बांगर ज्यादा पाई जाएगी, जल्दी से। खादर, खादर नहीं, यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर हम बात करें उत्तर के विशाल मैदान की, तो उसके उत्तर वाले क्षेत्र में बांगर मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी, बांगर मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी, बांगर जो लूड़ ज्यादा पाई जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, बांगर इसलिए पाई जाएगी क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति भी ऊंची है। और ये जो मैदान है, ये मैदान क्रमशः जैसे जैसे नीचे जाता जाता है, गंगा के मैदान की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर वो समतल एरिया ज्यादा होता है, और वहां बाढ़, जहां पर बाढ़ ज्यादा आएगी वहां पर खादर ज्यादा पाई जाएगी, जहां पर बाढ़ कम आएगी वहां पर बांगर ज्यादा पाई जाएगी। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है, चलिए। और क्या पूछा जा सकता है आपको इससे, नदियों के हमने देख ही लिया। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो कृषि कैसी होगी, तो जब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो कृषि उत्पादकता पर्याप्त होगी, कृषि उत्पादकता भी यहाँ पर पर्याप्त होगी। यहाँ पर मुख्य रूप से जो अगर हम बात करें तो आपको पंजाब हरियाणा सबसे ज्यादा यहाँ पर हरित क्रांति देखी गई है, हरित क्रांति देखी गई है। यहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है। क्यों देखा गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है। क्लियर है, तो यहां पर हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है। सर नोटिफिकेशन में डिग्री कंप्लीट या समकक्ष लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, डिग्री कंप्लीट या समकक्ष।
मतलब ये जो है डिग्री कंप्लीट ही मांगा है ना। अब उसमें उसके समानांतर हो सकता है कि उसके समानांतर कोई डिग्री जो उसको उसके लिए हो सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ डिग्री मांगा है, उसमें कई सारी डिग्रियां लिखी होगी, तो उसमें समकक्ष लिख देता है सामान्यतः। रनिंग, अगर उसको रनिंग लेना होता तो उसमें लिख देता अंतिम वर्ष पर अध्ययनरत या अंतिम सेमेस्टर पर अध्ययनरत, ऐसा वो स्पेशल नोटिफाई कर देता है उसमें। तो इसलिए अगर डिग्री कंप्लीट लिखा है तो वो डिग्री कंप्लीट ही चाहिए, है ना। तो ये जो है आप थोड़ा सा और उसको देख लेना, सामान्यतः वो डिग्री कंप्लीट ही मांगता है ज्यादातर उसमें, है ना। चलिए, तो सतलज के मैदान की हमने बात की। नेक्स्ट, दोआब। एक चीज और होती है जो आपसे पूछी जाती है, दोआब। दोआब क्या होता है? दोआब कमेंट करके बताएं, दोआब क्या होता है? दोआब क्या होता है? जल्दी से डेफिनेशन बताइए दोआब की। जल्दी बताएं, तो आओ। चलिए हम देखते हैं, यहां पर दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र ही दोआब कहलाता है। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र ही क्या कहलाता है बच्चों? दो आओ। दो आओ लिखा है ना, दो आओ। तो इसको याद रखना है, इसको ऐसे कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र या मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमें जो है दो आओ कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि जो है जैसे गंगा यमुना दो आओ का नाम सुना होगा, गंगा यमुना दो आओ का नाम, गंगा यमुना दो आओ, है ना। तो गंगा यमुना दो आओ, तो गंगा गंगोत्री से निकली, कहां से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। और यमुना कहां से निकली? यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना, यमुनोत्री से निकली। ये दोनों नदियां यहां से निकली, और यहां यमुना, और ये यहां प्रयागराज में जाकर के, प्रयागराज प्रयागराज में जाकर के ये दोनों नदियां मिल गईं, और यहां से केवल गंगा आगे गई। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारा? ये क्षेत्र जो है हमारा कहलाएगा दोआब। क्या कहलाएगा? ये दोआब कहलाएगा। और कौन सा दोआब कहलाएगा? जिन दो नदियों से मिलकर के बना है। कौन सा दोआब कहलाएगा? जिन दो नदियों से मिलकर के बना है वो कहलाएगा उसका दोआब, जैसे गंगा और यमुना का दोआब। ठीक है। अब ये दोनों प्रयागराज में जाकर के मिलती हैं। प्रयाग क्या होता है? कौन बताएगा कमेंट में? जल्दी से बताएं, प्रयाग, प्रयाग क्या होता है? प्रयाग, आजकल यहां पर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में जो है, जो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 144 साल के बाद, 145 साल के बाद लगभग ये योग बना है, जो महाकुंभ का योग है। अभी ये चल रहा है शायद इसका अब अंतिम समय ही है, अब ये समाप्त होने वाला है। तो बताइए जल्दी से कि ये प्रयाग क्या होता है। और इलाहाबाद को, जो पहले इसका नाम इलाहाबाद था, बीच में अभी इलाहाबाद हो गया था, प्राचीन नाम तो प्रयागराज ही है। तो प्रयागराज क्यों कहा गया? बताएं। प्रयाग, जहां यमुना गंगा सरस्वती का संगम है, उसे प्रयाग। सर जी, एमजीआईसीएस कब तक होगी? एमजीआईसीएस टीम के द्वारा कोर्स का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा, और आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको वो जानकारी प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी हमारी टीम के द्वारा। ठीक है। तो आप अभी क्लास का आनंद लीजिए, हमारी लाइव क्लास का आनंद लीजिए। बहुत जल्दी हम क्लास लाइव और ऑफलाइन क्लास, जो भी हमारे टीम का प्लान होगा, तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो प्रयाग की हम बात कर रहे हैं। प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम। क्या? दो नदियों का संगम, संगम इसे बोलते हैं संगम, संगम को ही बोलते हैं प्रयाग। यहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तीन नदियों का, जो भारत की तीन प्रमुख नदियां हैं, प्राचीन काल
में जिनकी मान्यताएं थी, जिन्हें हम एक हमारी संस्कृति में इनकी महत्वता है, इसीलिए इसे प्रयागराज का नाम दिया गया है ना। तो प्रयागों का राजा है ये, इसीलिए प्रयागराज दिया गया है। बाकी वैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपने नाम सुना होगा, आगे हम नदियां जब पढ़ेंगे तो उसमें सब सारी चीजें ये आएंगी, तो वहां पर अभी डिटेल में नहीं जाना है। तो हम बात कर रहे थे दोआब की। तो दोआब में जैसे ये यहाँ पर आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि सिंध सागर दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी नदी, इंडस नदी और कौन सी नदी, झेलम नदी। इंडस नदी और कौन सी, झेलम नदी। और इन दोनों नदियों के मध्य कौन सा दोआब है, सिंध सागर दोआब। कौन सा दोआब, सिंध सागर दोआब। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंध, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप इसको रट लीजिए। इंडस और झेलम के मध्य जो दोआब है उसका नाम क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। या वो पूछ लेगा सिंध सागर दोआब बताइए किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये रटते हुए चलना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका आएगा एमपीएसआई में, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से जो फैक्चुअल जानकारी है पूरी रटते हुए चलना है। जहां कॉन्सेप्ट होगा वहां समझना है, और जहां रटने वाली बात होगी उसको रटना है ना, तभी हमारा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलो, तो झेलम और सिंध के मध्य कौन सा दोआब है, सिंध सागर दोआब। अब एक और दोआब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चास दोआब। चास दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चास दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है, झेलम और चिनाब। जल्दी से बताएं कि रचना दोआब, रचना दोआब किन दो रिवर के मध्य स्थित है, रचना दोआब किन दो रिवर के मध्य स्थित है, कमेंट करके बताएं। चास दोआब, वेरी गुड, चास दोआब झेलम और चिनाब के मध्य स्थित है। और रचना दोआब, रचना दोआब का कमेंट करके बताइए, जल्दी बताएं कमेंट करके। रचना दोआब, रचना दोआब आपका चिनाब और रावी के मध्य स्थित है, रावी के मध्य स्थित है। अब एक और दोआब है बारी दोआब। बारी दोआब जो है रावी और सतलज के मध्य स्थित है, रावी और सतलज के मध्य स्थित है। तो ये सभी दोआब याद रखना है। वापस से एक बार रिवीजन करेंगे। रावी दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, बारी दोआब, बारी दोआब जो है किन दो नदियों के मध्य स्थित है, रावी और सतलज। रचना दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है इसमें चिनाब और रावी। और चास दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो याद रखना है झेलम और चिनाब। और सिंधु सागर दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो याद रखना है सिंधु और झेलम। क्लियर है, ठीक है। तो ये दोआब आपसे पूछे जा सकते हैं। दोआब क्या होते हैं वो हमने देख लिया है। ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर सघनता ज्यादा होती है। सघनता इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर जो है अत्यधिक उत्पादन होता है। उत्पादकता के कारण, उपजाऊपन के कारण यहाँ पर जनजाति क्षेत्र विकसित होते, जनसंख्या ज्यादा होती है। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा के मैदान की अगर हम बात करें, गंगा का मैदान ये भारत में सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मैदान है, मैदानी क्षेत्र है। ये स्टार्ट होता है कहां से, गंगा के उद्गम से लेकर के यहाँ गंगा के निर्गमन तक, जहां तक गंगा जाती है। और इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। अपर गंगा प्लेन, ये हो जाएगा हमारा अपर गंगा प्लेन। मिड गंगा प्लेन, मिडिल। और ये हो जाएगा लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन अर्थात उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और लोअर गंगा का मैदान। इसे 4 भागों में बांटा गया है।
सॉरी 3 भागों में बांटा गया है। अब ये बात करते हैं हम इसको क्यों बांटा गया है 3 भागों में। वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी जहां से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, वहां से जब ये यहाँ उत्तर के विशाल मैदान में यहाँ पहुंचती है तो वहां पर कई स्थलाकृतियां, कई भू आकृतियां उसको मिलती है। कहीं पर मैदानी क्षेत्र मिलता है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, कहीं पर पठारी क्षेत्र भी मिलता है। तो इस तरीके से हमने इसको बांट रखा है कि ये जो मैदान है उसकी भू आकृतियां कहाँ कहाँ है, किस प्रकार के। अगर यहाँ से यहाँ तक की भू आकृति समान है तो उसे एक खंड में रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की भू आकृति समान है तो उसको एक खंड में रख दिया, और यहाँ से यहाँ तक की अगर भू आकृति समान है तो उसको एक इस खंड में रख दिया। और दूसरा वर्गीकरण इसका ये भी है कि यहाँ पर जो है बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती है, तो बाढ़ के आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया। तो अब बताइए कमेंट करके कि बाढ़ के मैदान में गंगा का मैदान, जो उत्तर के विशाल मैदान का पार्ट है गंगा का मैदान, वह उसमें सबसे ज्यादा बाढ़ कौन से उसमें आएगी? अपर गंगा प्लेन में, मिडिल में कि लोअर में? जल्दी कमेंट करके बताएं। जल्दी कमेंट करके बताएं। आप लोग को समझ में आ पा रहा है? कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। अपर सर्वाधिक बाढ़ कहां आएगी? अपर में? अपर में बाढ़ आएगी कि लोअर में बाढ़ आएगी? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहेगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए समझते हैं कहां पर बाढ़ आएगी। हमने गंगा के मैदान को, गंगा के प्लेन को 3 भागों में बांट दिया है, अपर, मिडिल और लोअर में। अपर गंगा का जो मैदान है वो सामान्यतः मैदान के साथ साथ यहाँ पर जो है ये स्थल जो है ऊंचा है। स्थल जो है यहाँ का स्थल भाग क्या है? उच्च है, ऊंचाई पर है। यहाँ पर बाढ़ उतना ज्यादा नहीं आती है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा फैल नहीं पाता है, तो यहाँ पर बाढ़ कम आएगी। बाढ़ यहाँ पर क्या होगा? कम आएगी। ठीक है। वहीं अगर जैसे जैसे आप इसके लोअर पार्ट में जाओगे, मिडिल पार्ट में जाओगे, यहां पर बाढ़ हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कि इतना ज्यादा बाढ़ यूपी और ये उत्तराखंड, ये वाले क्षेत्र में नहीं रहती। उत्तराखंड में तो बाढ़ आती है, उसका कारण दूसरा है भूस्खलन, लैंडस्लाइड वगैरह भी है वहां का कारण। लेकिन जैसे ही आप ये रोहलखंड या अवध के मैदान के आसपास आओगे, यहाँ पर उतना ज्यादा बाढ़ नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जाओगे, कहाँ? ये बिहार के आसपास जैसे ही जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बाढ़ बहुत ज्यादा आती है ना? क्योंकि बिहार से भी गंगा नदी निकलती है, पटना गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो यहाँ से जो ये बाढ़ धीरे धीरे क्रमशः वो जो है बढ़ती जाती है, और ये जैसे जैसे आप लोअर इसमें जाएंगे तो ये जो मैदान है वो काफी प्लेन है, काफी समतल है। और जब पानी अधिक हो जाता है नदी में तो वो पानी जो है प्लेन के कारण आराम से, आसानी से फैल करके दूर तक चला जाता है, और इसीलिए ये क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा? लोअर गंगा प्लेन, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर आपने देखा होगा कि जो है, अगर हम बात करें मिट्टी की, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे? कौन सी सॉयल होगी यहाँ पे? जल्दी बताएं। एलुवियल सॉयल। कौन सी सॉयल? एलुवियल सॉयल यहाँ पर पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कौन सी सॉयल? जलोढ़ मृदा। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होगा। कृषि, यहाँ पर कृषि उत्पादन सर्वाधिक होगा। और एलुवियल में भी कौन सी एलुवियल सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? बांगर और खादर। बांगर और खादर। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, आपको बताना है ऑप्शन ए, आपको बताना है, मैं ऑप्शन दूंगा उसमें आपको बताना है कि लोअर गंगा प्लेन में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सबसे ज्यादा पाई जाएगी? बांगर एलुवियल सॉयल, या खादर एलुवियल सॉयल, या ब्लैक सॉयल, या रेड येलो सॉयल? बताइए, कमेंट करके बताएं। अपर गंगा प्लेन में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? बांगर एलुवियल सॉयल, खादर सॉयल? खादर, बांगर पाई जाएगी। बांगर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला, जहां जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बारिश होगी, जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाएगी,
बाढ़ से बहुत ज्यादा फैलाव होगा उस नदी का, वहां पर खादर मृदा ज्यादा पाई जाएगी। जहां पर बाढ़ कम होगी वहां पर खादर कम, बांगर ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो बांगर पाई जाएगी। तो यहाँ पर यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, और निम्न वाले में क्या होगा, खादर ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, यहां पर आपने गंगा के मैदान में देखा होगा बिल और चार, बिल एंड चार। क्या होता है ये बिल एंड चार, बताइए जल्दी कमेंट करके बताएं, कमेंट करके जल्दी से बताएं बिल और चार क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि बिल और चार होता क्या है। ये जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान ये यहाँ पर समतल होने के कारण, मैदानी क्षेत्र समतल होने के कारण जब ये गंगा नदी यहाँ से जाती है तो ये क्या करती है, यहाँ पर आराम से फैल जाती है, आराम से फैल गई और इसकी कई ट्रिब्यूटरी फैल गई, वितरिकाएं फैल गई। और यहाँ पर बीच बीच में क्या होता है, ये जो है डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पर पूरे डेल्टा का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है, सामान्यतः वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में यहाँ पर होता है। और ये डेल्टाई क्षेत्र जो है, सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुना होगा आपने, है ना। ये डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पर इन डेल्टाई क्षेत्रों में जहां पर पानी का भराव हो जाता है, पानी का भराव हो जाता है, वहां उस क्षेत्र को बिल कहा जाता है। और जहां पर पानी का भराव नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, चार। उस स्थल को क्या बोलते हैं, चार। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है बिल और चार के बारे में। ठीक है, आया, क्लियर हुआ, आपको समझ में आया बिल और चार क्या होता है। ये डेल्टाई क्षेत्रों में ऐसे प्रदेश होते हैं जहां पर सामान्यतः बाढ़ का पानी अगर जहां भर गया है तो उसे बोलेंगे हम बिल। क्या बोलेंगे, बिल। जैसे चूहे का बिल होता है ना, तो उसमें पानी क्या होता है, भर जाता है, बिल में पानी भर जाता है। लेकिन चार जो होता है, चार में पानी नहीं भरता है। ये स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है, तो ये सामान्यतः गंगा के मैदान में, निम्न गंगा के मैदान में, लोअर गंगा प्लेन में डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाएगी। क्लियर है, तो ये भी याद रखना है आपको। इससे और सवाल क्या पूछे जा सकते हैं आपको गंगा के मैदान से, इसमें पूछा जा सकता है आपसे डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो डेल्टा का निर्माण गंगा के मैदान में ही होगा। एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें भारत की सभी भू आकृतियां पाई जाती हैं, लगभग भू आकृतियां पाई जाती, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर के विशाल मैदान की सभी भू आकृतियां, जो भौगोलिक संरचनाएं हैं, वो किस राज्य में पाई जाती हैं, कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताएं दोस्तों। सवाल है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उत्तर के विशाल मैदान की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आकाश पाल जी बताएं। चलिए, कौन सा राज्य है, मैं ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन दे देता हूं, चलिए। उड़ीसा, उड़ीसा लगा लो आप, पहला उड़ीसा लगा लो, फिर बिहार लगा लो, फिर वेस्ट बंगाल लगा लो, फिर यूपी लगा लो। बताओ, सभी, हर जगह गंगा का मैदान है, सभी चारों राज्यों में गंगा का मैदान फैला हुआ है, बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा राज्य होगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उत्तर के विशाल मैदान की सभी विशेषताएं पाई जाती है, चाहे वो खादर की मिट्टी, खादर एलुवियल सॉयल हो, या बांगर एलुवियल सॉयल हो, रेह हो, भुंड हो, बिल हो, चार हो, जो है ये सभी स्थलाकृतियां वहां पर, तराई हो, ये सभी स्थलाकृतियां वहां पर पाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है हमारा वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है जहां पर सभी विशेषताएं पाई जाती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के मैदान की, ब्रह्मपुत्र के मैदान की, गंगा की मैदान के बाद हमारी अगली जो है स्थलाकृति है, वो है हमारा अगला भौगोलिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, नाम से ही समझ में आ रहा होगा।
चार का मतलब क्या है सर? चार का मतलब है, देखो ये जो हमने, ये हमारे गंगा नदी बह रही है, दिख रही है आपको गंगा नदी? ये गंगा नदी जैसे ही ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल के आसपास पहुंचती है, तो ये यहाँ पर समतल मैदानी क्षेत्र होने के कारण ये कई पार्टों में, कई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वितरिकाएं, जिन्हें आप बोलते हैं हिंदी में, वो वितरिकाएं ऐसे फैल जाती, जैसे हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी गंगा की सबसे बड़ी वितरिका है ना? तो जो है, और गंगा की सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी? गंगा की कौन सी नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी? कमेंट करके बताएं। वितरिका में अगर आया तो वितरिका पूछेगा तो हुगली नदी होती है। तो ये जो वितरिकाएं हैं, इन वितरिकाओं के यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण होता है, और ये डेल्टा जो है, इन डेल्टाई क्षेत्रों में जहां पर पानी, वर्षा का जल, जहां पर वर्षा का जल भराव हो जाता है, जल भराव हो जाता है, उसे बोलते हैं विल। और जहां जिन डेल्टाई क्षेत्रों पर जल भराव नहीं हो पाता है, उसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं चार। आया समझ में? आया समझ में? ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं। जैसे आपने जब हम जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं, कश्मीर हिमालय, तो वहां पर घास के मैदान पड़ते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, मर्ग बोलते हैं, बुग्याल, प्यार बोलते हैं। तो ये जो है अलग अलग दून और द्वार घाटियों को बोलते हैं। तो ये अलग अलग स्थलाकृतियां हैं। गुम्फित सर, तो गुम्फित मार्ग क्या होता है? गुम्फित अपवाह प्रतिरूप वो नदी में होता है। जैसे मान लीजिए आप, ये नदी बही, पहले ये नदी यहां से जा रही थी, पहले ये यहां से जा रही थी, अब ये अपना मार्ग जो है यहाँ पर बदल दी, अपना मार्ग बदल दी, और इस क्षेत्र में ये ऐसा यहाँ पर पानी का भराव रह गया। गुम्फित अपवाह प्रतिरूप, इसे बोलते हैं गुम्फित अपवाह प्रतिरूप। आया समझ में? नदी का मार्ग बदल जाना और सर्पिलाकार रूप में ये जो है यहाँ पर ये मार्ग छोड़ देना ही गुम्फित अपवाह प्रतिरूप। ठीक है? तो मार्ग बदल देती है नदी, और वो कई कारणों से बदल देती है, या बाढ़ के कारणों से। कभी कभी होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ से नदी पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ, ये यहाँ सीधी हो गई। तो जब सीधी हो गई तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ का पानी जो है यहीं रह गया। तो जब ये पानी यहीं रह गया, तो ये इसी प्रतिरूप को क्या बोल देते हैं हम? गुम्फित अपवाह प्रतिरूप, है ना? नदी सीधी हो गई। देखा होगा आपने कि कभी कभी पुराने उसमें नदी जो है पहले टेढ़ी मेढ़ी चलती रही, ज्यादा बाढ़ आई, ज्यादा बाढ़ आती है तो क्या होता है कि वो सीधी हो जाती है। ज्यादा बाढ़ आई तो नदी क्या हो गई? सीधी हो गई। तो जो पुराना पिछला, जो जहां से मुड़ करके जा रही थी, वो मार्ग उसने छोड़ दिया, और वहां पे एक झील का निर्माण हो गया, या एक तालाब टाइप का निर्माण हो जाता है। वहां पर सामान्यतः पानी बना रहता है। ठीक है, चलो ये क्लास यूट्यूब पर डेली रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। दीपा शर्मा जी, डेली रहेगी ये क्लास, डेली लाइव रहेगी आपकी। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक क्लास रहती है, और कंटिन्यू यूट्यूब पर आपको एमपीएसआई की तैयारी कराई जाएगी, सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। अभी आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से इसके कारण जो मैदान बना है, उसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान का नाम देते हैं। ये भी उत्तर के विशाल मैदान का ही एक पार्ट है। ये जो है, इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ कहाँ है बताइए? कहाँ होगा इसका विस्तार? अरुणाचल प्रदेश और आसाम में। मुख्य रूप से कहाँ है? आसाम में है। मेजर इसका पार्ट कहाँ है? आसाम में। कहाँ पर है? किस स्टेट में है? आसाम में। इसके बाद ये कहाँ चला जाता है? ये नदी चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश में। तो जो हमारा असम का मैदान है, या ब्रह्मपुत्र का मैदान है, मुख्य रूप से असम में फैला हुआ है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहां पर, किस नदी पे बना हुआ है? किस नदी पे बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में बना हुआ है माजुली द्वीप। अब ये नदी द्वीप है, क्या है ये? नदी, नदी द्वीप है।
ये नदी द्वीप कैसे बना भाई? तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू बन गया। जैसे मान लीजिए ये नदी बही, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से आई और यहाँ पर एक ये जो है क्षेत्र उभरा हुआ द्वीप के रूप में हो गया और इसके दोनों साइड से ये नदी बह रही है। इसका इधर से भी पानी आ रहा है और इसका इधर से भी पानी आ रहा है और ये दोनों साइड से जो नदी है वो बह रही है। ठीक है, ये हमारा द्वीप हो गया और इसका पानी यहां से भी जा रहा है, इसका पानी यहां से भी जा रहा है। इसी को बोलते हैं नदी द्वीप और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और सबसे सघन आबादी वाला भी नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप किस नदी पे बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, नदी द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, इसके बाद ये जो है नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? डेल्टाई क्षेत्र यहाँ पर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलती है और गंगा के साथ मिलकर के ये बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है या गंतव्य बंगाल की खाड़ी है इसका, है ना। ठीक है, तो इतना इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब उत्तर के विशाल मैदान के भौगोलिक भू आकृतिक या भौतिक वर्णन, ये सवाल आपसे बहुत ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें फिजिकल डिवीजन की, हमारे प्लेन की, तो फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इसमें ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं। इसको अगर हम बात करें तो इसे मुख्य रूप से तो 5 भागों में ही बांटा जाता है इसे, बट 2 डिवीजन कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर रेह और भूंड को भी इस भू आकृति में ही शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर भाबर या भामर भौगोलिक प्रदेश को 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है और सामान्यतः इसे अब जो है 7 भागों में बांटा जाने लगा है। जैसे एमपी का भी अगर आप देखोगे तो भौतिक डिवीजन में एक पार्टीशन और भी कर दिया गया, एक वर्गीकरण और कर दिया गया, तो वो चलता रहता है। कुछ विद्वान जो है उसको कर देते हैं, है ना। कुछ विद्वान को लगता है कि अगर ये भू आकृति, होता क्या है कि अगर भूंड और रेह ये भू आकृतियां ज्यादा प्रभावित वाले क्षेत्र में होंगी तो उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पर ये रेह प्रभावित क्षेत्र है, ये भूंड प्रभावित क्षेत्र है, इसके बारे में भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए, इसलिए उसको जोड़ा जाता है। क्लियर है। तो ये जो है उत्तर के विशाल मैदान को भौगोलिक रूप से हमें जो है 7 भागों में बांटा है, भाबर या भामर, इसका नाम दोनों है, भाबर या भामर, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, नदी द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया। क्लियर है। चलो, तो ये समझ पा रहे हो आप। तराई अभी एक एक करके डायग्राम से देखेंगे, आराम से देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको आसानी से बहुत इजी भाषा में समझ में आएगा ज्योग्राफी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। भाबर, तराई, खांदर, बांगर, रे, भूंड और डेल्टा, ये हमारे जो है भौतिक विभाजन है किसके? उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, तो उत्तर के विशाल मैदान की ये हमारे भौगोलिक प्रदेश है। नेक्स्ट चले, अब आइए एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये भाबर होता क्या है, तराई होता क्या है, बांगर होता क्या है, खादर होता क्या है और रेह, भूंड और डेल्टा क्या होता है। क्लियर है। तो चलिए, ये जो हमें दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये है हिमालय पर्वत। क्या है ये? हिमालय पर्वत। ये हमारा हिमालयन माउंटेन है, जिसमें आप इसको ग्रेट हिमालय मान सकते हैं, इसको मिड हिमालय मान सकते हैं और इसको शिवालिक हिमालय मान सकते हैं। ठीक है भी, मानना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो है शिवालिक हिमालय, अब ये होता क्या है, यहां से जो हिमालयन से जो हमारी रिवर आई हुई है, जो नदी आई हुई है, वो नदी यहाँ बहती है पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में बह करके ये नदियां कहाँ पहुंचती हैं? पर्वतपदीय क्षेत्रों में। पर्वतपदीय क्षेत्र का मतलब ये होता है, ये जो शिवालिक है, इस शिवालिक के एकदम पैर पे, पर्वत पदीय का मतलब होता है पैर, है ना, एकदम इसके किनारे में ये नदियां ऐसे किनारे से बहती हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। कहाँ पहुंच गई? ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले जब ये पर्वत से उतरी ये नदियां, तो अपने साथ क्या लाएंगी? क्योंकि ये पर्वत से आ रही, पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही, तो क्या लाएंगी? ये कंकड़ पत्थर लाएंगी। क्या लाएंगी? कंकड़ पत्थर लाएंगी कि नहीं?
भावर, उबड़ खाबड़ नदियां, विलुप्त नदियों के द्वारा बनकर लाए गए अवसादों से निर्मित। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो ये जो शिवालिक से जो नदियां निकली नीचे आई, सारी पर्वत हिमालयन नदियां, वो अपने साथ क्या लाई? बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लाई। क्या लाई? बोल्डर या पत्थर या अवसाद लाई, साथ में अवसाद लाई। क्या लाई? अवसाद, बोल्डर लाई, पत्थर लाई। वो जो सेडिमेंट हैं, वो सेडिमेंट आ करके जैसे ही ये पर्वत के निचले स्तर पर पहुंचते हैं, वो जमा होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? जमा होने लगते हैं। और जब जमा होने लगते हैं, चूंकि इनका आकार बड़ा होता है, तो यहाँ जो ये नदी आई, ये जो नदी है, ये नदी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो नदी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। यहाँ पर इन पत्थरों के बीच से ये नदी बहने लगेगी, है ना? यहाँ पर ये नदी इन पत्थरों के बीच से बहने लगेगी, तो इस क्षेत्र में जो है नदी ऊपर दिखाई नहीं देगी, ऊपर दिखाई नहीं देगी, लेकिन नदी वहां पर बह रही, वो पानी पत्थरों के बीच से नीचे से जा रहा है। क्लियर है? तो ये क्षेत्र कहलाता है भावर या भामर। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर या भामर। तो अगर कभी डेफिनेशन पूछ ले या कुछ पूछ ले कि भावर किसे कहते हैं, तो आप बता पाएंगे? भावर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो हिमालयन नदियों के द्वारा या पर्वतीय क्षेत्रों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों व अवसादों से निर्मित हुआ है। उस क्षेत्र को हम भावर प्रदेश कहते हैं। यहां पर नदियां सतह से नीचे चलती। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको? तो ये चीजें भी हमको देखनी है ना? तो डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, भावर प्रदेश हो गया। फिर भावर के बाद आ जाओ आप, अब ये जो बोल्डर पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर तो यहां पर जमा हो गए जो ऊपर से आए। अब ये जो छोटे छोटे बोल्डर पत्थर हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, ये क्रमशः पानी के साथ बढ़ेंगे आगे, पानी के साथ आगे जाएंगे और ये जमा होंगे। ये यहां पर क्या होंगे? जमा होंगे, क्रमशः जमा होते जाएंगे। और यहां पर क्या होगा? ये जो नदी नीचे बह रही थी, ये नदी कहां आ जाएगी? अब ऊपर से इसके बहने लगेगी, यहां से बहने लगेगी। तो जब ये नदी यहां पहले नीचे से बह रही थी, अब वो इसके ऊपर से बह रही है, तो यहां पर क्या होगा? दलदली क्षेत्रों का निर्माण होगा। आपसे पूछा जा सकता है, दलदली क्षेत्रों का निर्माण होगा। कौन से क्षेत्र का निर्माण होगा? दलदली क्षेत्र का निर्माण होगा। और यहाँ पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। ये सबसे ज्यादा मलेरिया की समस्या है यहाँ पर तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्रों में सर थर्ड ईयर में है वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? रनिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। कंप्लीट एसआई में कंप्लीट शायद ग्रेजुएशन मांगा है, एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। तराई क्षेत्र हम बात कर रहे थे, तराई क्षेत्र की। तो यहाँ पर जो है नदियां वापस से पुनः क्या करती हैं? पुनः सतह से ऊपर आती हैं। तो वो भूमि कैसी होगी? वो दलदली भूमि होगी। और दलदली भूमि के कारण यहाँ पर बारीक काप मिट्टी होती है, और ये क्षेत्र जो है मलेरिया प्रभावित क्षेत्र भी कहलाता है। तो ये हो गया हमारा तराई। फिर आ जाओ आप बांगर और खादर। बांगर क्या होता है भाई? तो सिंपल सा है, ये हमारी कौन सी नदी है? मान लेते हैं कि हमारी कौन सी नदी है भाई? गंगा नदी है। अब गंगा नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है कि नहीं आती है? बताइए, बताओ जल्दी, आती है कि नहीं आती है? प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। क्यों आएगी बाढ़? क्योंकि ये हिमालयन नदी है, हिमनदों से मिलकर के बनी है, और ये काफी लंबी नदी है, और ये पूरे हिमालय, क्योंकि इसका उद्गम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्रों में पानी जो होता है वो नदी में बहुत जल्दी नदी पर पहुंच जाता है, निचले स्तर पर पूरे पर्वतीय क्षेत्र का पानी, इसलिए बाढ़ बहुत ज्यादा आती है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगी, उसे बोलेंगे हम खादर प्रदेश। उसे क्या बोलेंगे हम? खादर प्रदेश। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो इस चीज को? खादर में भी थर्ड ईयर में हूं, लेकिन कुछ पता नहीं फॉर्म भरने का। मैं एक बार कल की क्लास में आपको और कंफर्म कर दूंगा वापस से, क्योंकि मैंने भी नोटिफिकेशन में उतना बारीकी से उसको देखा नहीं है कि उसमें एक्चुअल में क्या लिखा है। तो मैं एक बार और बात देख लूंगा, और इसके बाद कल मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि थर्ड ईयर वाले भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं, है ना? या कंप्लीट वाले ही बस भर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं खादर की। खादर जहां पर ऐसे नदियों का तटीय क्षेत्र जहां पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, उसे हम बोलते हैं खादर प्रदेश।
खादर रीजन, यहाँ पर खादर एलुवियल सॉइल पाई जाएगी जो सबसे नवीन सॉइल होगी। ठीक है, सबसे नवीन सॉइल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो चलिए खादर के बाद फिर आता है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, बाढ़ नहीं पहुंच पाती है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं हो पाती है, वो खादर से दूर वाले क्षेत्र होते हैं, है ना। पहले लेकिन बाढ़ आई थी, पहले कभी बाढ़ से ही ये क्षेत्र निर्मित हुआ है। ये क्षेत्र भी किससे बना हुआ है, बाढ़ से ही ये दोनों क्षेत्र बने हुए हैं। लेकिन अब वहां पर सामान्यतः कई वर्षों से बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं बांगर। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, बांगर बोलेंगे। आया समझ में दोस्तों। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि खादर और बांगर होता क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमेशा बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो उसे बोलते हैं बांगर, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे बोलते हैं खादर, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपका आता है, ये इमेज बनी भी हुई है यहाँ पर, डेल्टा। इसके बाद क्या आता है, रेह और भूंड। रेह और भूंड की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र ये है बांगर क्षेत्र है, जो हमारा ये बांगर क्षेत्र है, यहाँ वाला क्षेत्र ये बांगर क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो, सबसे पहले रेह समझते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक क्या कर देते हैं हम, सिंचाई कर दिए। आपने देखा होगा दोस्तों कि आप जब गांव वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जहां पर जिस खेत में सबसे ज्यादा सिंचाई कर दी जाती है या हमेशा सिंचाई से बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाता है, तो वहां पर से खेत में ऊपरी सतह पर उसके सफेद एक कलर जम जाता है, पूरी सफेद पपड़ी, एक तरीके से सफेद पट्टी जम जाती है उसमें, है ना। तो वो जो सफेद पट्टी जमती है वही है क्या, रेह, उसी को बोलते हैं रेह। और ये समस्या सबसे ज्यादा बांगर क्षेत्र, कहाँ है, बांगर क्षेत्र में। क्यों समस्या है वहां, क्योंकि वहां पर अत्यधिक पानी की उपलब्धता है ना। पंजाब में सबसे ज्यादा, बिल्कुल पंजाब में सबसे ज्यादा है, और जिप्सम का प्रयोग करके उसको जो है सामान्य रूप से उसको सामान्यतः उपजाऊपन बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि जहां पर इसमें इसकी समस्या सबसे ज्यादा वहीं पर होगी जहां पर अत्यधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, और पंजाब में इसलिए है क्योंकि हरित क्रांति सबसे ज्यादा वहीं पर प्रभाव लाई गई, हरित क्रांति का प्रभाव वहीं से शुरू हुआ, वहां पर नदियों की पर्याप्त, नहरों की पर्याप्त उपलब्धता है, और उसके कारण से जो है वो क्षेत्र जो है सर्वाधिक अत्यधिक आधुनिक कृषि वाला क्षेत्र हुआ। तो बहुत सारे केमिकल्स, बहुत ज्यादा सिंचाई का प्रयोग किया गया, और इसीलिए वहां पर रेह की समस्या उत्पन्न हुई। तो रेह कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में आपको यह समझना है कि जहां पर अत्यधिक सिंचाई करने से, या ऐसे बांगर प्रदेश या बांगर क्षेत्र जहां पर अत्यधिक सिंचाई करने से उसमें कैल्शियम की मात्रा, या जो है कैल्शियम की मात्रा, जो पानी का कैल्शियम है वो एक परत जम जाता है, क्योंकि कैल्शियम भारी होता है और पानी सतह से नीचे चला गया, लेकिन कैल्शियम जो खनिज है वो नीचे ऊपर क्रमशः उसमें जम गया और वो सफेद की एक परत बना लेता है, उसी को बोलते हैं रेह। ठीक है, अब भूंड क्या होता है, भूंड क्या होता है, ये जो बांगर क्षेत्र है ना, ये बांगर क्षेत्र में जब ये मिट्टी आई तो कभी कभी क्या होता है सॉरी, तो बांगर क्षेत्र में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर ये क्षेत्र बांगर क्षेत्र है, यहां पर ये पानी से सिंचाई किया हमने, अत्यधिक सिंचाई कर दी या बाढ़ आई, और बाढ़ आकर के इसकी जो बारीक मिट्टी है इसको क्या कर लिया, उपजाऊ जो मुलायम मिट्टी है, उपजाऊ मुलायम मिट्टी को क्या कर दिया, बहा दिया। उपजाऊ मिट्टी को क्या कर दिया, यहां से बहा दिया, बह करके वो कहीं और चली गई, अपर्दित हो गई, अपर्दन हो गया उसका, और यहां पर बचा क्या, यहां पर कंकड़ बचे, छोटे छोटे ऐसे कंकड़ बचे, पूरी ककड़ीली मिट्टी, पूरी पथरीली मिट्टी बची, और उसी को बोलते हैं, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, उसे भूंड बोलते हैं। ठीक है, और ये भी समस्या सामान्यतः कहां पाई जाती है, हमारे पंजाब वाले क्षेत्र, रेह और भूंड। क्लियर है चीजें, तो ये चीजें हमने इसमें देखी है। फिर अगली स्थलाकृति की अगर हम बात करें तो फिर है डेल्टा। रेह और भूंड समझ में आया आपको, कमेंट करके बताइए समझ में आया। रेह और भूंड, खादर, बांगर और भावर,
ये सब समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम समझते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है भाई? डेल्टा जहां नदियों के द्वारा जब नदी प्रवाह के दौरान एक ऐसे मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है जहां पर वह मैदानी क्षेत्र पूर्णतः समतल रहता है, प्लेन रहता है, वहां पर जब ये पहुंचती है ये नदी, तो ये नदी क्या होता है, ये आराम से बह के और कई पार्ट में ऐसे वितरिकाओं में फैल जाती है, कई पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बट गई। जब अलग अलग पार्ट में ये बट गई तो यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पर डेल्टा का निर्माण हो गया। यहां पर ये जो स्थल है यहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है और आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा नदी से बना हुआ है, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल, है ना। और सामान्यतः ये बिल्कुल नदियों के मुहाने पे ही बनेगा, उसके पहले ही बनेगा, क्योंकि वितरिका वहीं पे, डिस्ट्रीब्यूटरी वहीं पर बनेगी। ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा डेल्टा बनता है। कहाँ बनेगा? पूर्वी घाट में। यहाँ पर पूर्वी घाट साइड जितनी भी नदियां जाएंगी वो सब डेल्टा बनाएंगी। क्यों बनाएंगी डेल्टा? क्योंकि यहाँ पर ये जो ढाल है, ये घाट है, ये घाट समतल है। पूर्वी घाट क्या है? समतल है। और इसके बाद हमारा वेस्ट वो है बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। तो यहाँ पर जो भी नदियां आती हैं वो सामान्यतः डेल्टा बनाती हैं। और लेकिन यहाँ पर पश्चिमी साइड जो नदी जाएगी तो वो डेल्टा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है, एक तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां भी है, इन पहाड़ियों से डायरेक्ट वो पानी कहाँ पहुंच जाता है? अरब सागर में पहुंच जाता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट स्कार्पमेंट पर्वत का उदाहरण है, पश्चिमी घाट। वो कहानी जो है थोड़ा लंबी है, उसके बारे में कल हम बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जब पढ़ेंगे, अभी मैं बता देना चाह रहा हूं आपको कि पश्चिमी घाट पर जो है पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो नदी जाएंगी वो क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी, ना कि डेल्टा। और पूर्वी क्षेत्र में जो जाएंगी वो डेल्टा बनाएंगी। और सबसे बड़ा डेल्टा भारत का कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। तो ये स्थलाकृतियां आपसे पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में अभी हमने बात की। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड करते हैं। और आज हमने जो मुख्य रूप से जो चीजें देखी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में विस्तृत चर्चा की है। और इसके बाद जो है अब हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपी भारत। प्रायद्वीपी भारत, इसके बाद हम प्रायद्वीपी भारत भी देखेंगे। प्रायद्वीपी भारत में प्रायद्वीपी पठार देखेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू देखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पठार हैं उसके बारे में बात करेंगे। और वो सभी पठार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन कहाँ विस्तार है उनका। सुंदर वन पाए जाते हैं, हाँ सुंदरी वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सुंदरी वन वहां पर पाए जाते हैं और इसीलिए उसे उसका नाम सुंदर पड़ा है, सुंदर वन पड़ा है। ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक है, मिलते हैं कल है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें निरंतर और नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। नोटिफिकेशन से संबंधित जो आपकी क्वेरीज हैं, जैसे थर्ड ईयर में हैं तो जो है एडमिशन उसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं कल आपको क्लियर कर दूंगा। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे कि आप थर्ड ईयर में अगर रनिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एज क्या है, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।